Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 7 that is physics of solids. तो बेटा आज की वीडियो का टॉपिक है 7.3 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 7 के अंदर फिजिक्स ऑफ सॉलिड उसका नाम है और हम सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा कि सॉलिड की कितनी टाइप्स होती हैं। एमोर्फस सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और उसके बाद नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसके बाद हमने कुछ कंसेप्ट पढ़े थे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी में भी जो वर्ड पोटेंशियल है इसका मतलब पहले समझते हैं। बेटा पोटेंशियल जो है ये इंग्लिश का वर्ड है और इसका मतलब होता है छुपा हुआ, यानी कोई भी चीज जो किसी चीज के अंदर छुपी हुई हो। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि ऐसी एनर्जी जो छुपी हो, ठीक है, जो वाज़े तौर पे ज़ाहिरी तौर पे नजर ना आए लेकिन वो किसी ना किसी बॉडी के अंदर मौजूद हो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम किस एनर्जी को कहेंगे? ऐसी बॉडी जो इलास्टिक हो और उसके अंदर कोई ना कोई छुपी हुई एनर्जी हो, तो उस बॉडी की एनर्जी को हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर आप एक स्प्रिंग को ले लेते हैं तो स्प्रिंग क्या है? एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, या फिर रबर भी एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप क्या करते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे या तो स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, ठीक है। स्ट्रेच या कंप्रेस करने का मतलब है कि आप उसके दोनों हैंड से उसको पकड़ के, चाहे आप स्प्रिंग ले लें या चाहे रबर ले लें, उसको खींचते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगा के खींचते हैं तो उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज इन लेंथ। या फिर उसे आप कंप्रेस करते हैं, जैसे आप स्प्रिंग पकड़ लें, बॉल पॉइंट से अपना स्प्रिंग निकाल के उसे आप पकड़ के एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, और उसको आप कंप्रेस करें, दोनों हाथों से दबाएं, तो क्या होगा कि वो उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ से चेंज आएगा और वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो डिक्रीज और इंक्रीज आता है लेंथ के अंदर, ये किसकी वजह से आ रहा है? ये उस फोर्स की वजह से आ रहा है जो हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से इसकी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। दोनों ही सूरतों में क्या हो रहा है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और ओरिजिनल स्टेट चेंज करने का मतलब ये है कि जहां पर वो पहले मौजूद था उससे वो हट के या तो आगे हो गया, एक्सटेंशन की सूरत में वो आगे हो गया, या फिर कंप्रेशन की सूरत में उससे वो पीछे हो गया, ठीक है। तो ये इस चीज को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो जिस भी पॉइंट के ऊपर है, लेट्स सपोज पॉइंट ए के ऊपर है, वहां से मूव करके किसी पॉइंट बी के ऊपर चली जाए, किसी अगले पॉइंट पे चली जाए, अपनी जगह छोड़ के एक नई पोजीशन ले लेना इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेस हुई है। तो जब हम स्प्रिंग के ऊपर या इलास्टिक ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है कि वो अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन छोड़कर कंप्रेशन और एक्सटेंशन दोनों ही सूरतों में डिस्प्लेस हो रहा है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट हो, तो ये बच्चों हमने एक चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इसे हम कहते हैं वर्क डन, ठीक है। और जब हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन कर रहे हो और उस वर्क डन की वजह से उस बॉडी के अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हो जाए, और वो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो, यानी जाहिर ना हो, हम वर्क करें लेकिन बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो हमें जाहिरी तौर पे नजर ना आ रही हो, ऐसी एनर्जी को कहते हैं हम उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है कि अब ये किस चीज के अगेंस्ट है। जैसे अगर इलास्टिक ऑब्जेक्ट का अभी हम केस ले रहे हैं तो इसमें हम इस एनर्जी का नाम रख देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बरक्स अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दूं, जैसे मिसाल के तौर पे कि आपके पास, आपके हाथ में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज आपके पास बॉल है, ठीक है। बॉल आपके हैंड में है और आप चाहते हैं कि ये बॉल ऊपर चली जाए, आप इसे ऊपर की तरफ फेंकें, तो आपको पता है कि ये बॉल जो है ये खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने हाथ से फोर्स लगा के पुश करके इसे ऊपर उछालना पड़ेगा, फिर ये ऊपर जाएगी और थोड़ी देर बाद ग्रेविटी की वजह से ये वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब इस केस के अंदर बच्चों क्या हो रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, वो तब ऊपर जा रहा है, लेकिन वो वापस जब नीचे आ रहा है वो खुद ब खुद आ रहा है। तो जब ये ऊपर जाता है ना, तो ऊपर जाते हुए हमें फोर्स लगानी पड़ी है, नीचे आते हुए हमें फोर्स नहीं लगानी पड़ी है। क्यों नहीं लगानी पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि इसका सिंपल सा आंसर है कि ग्रेविटी जो है वो उसको अट्रैक्ट कर रही है नीचे आते हुए, ठीक है। लेकिन ऊपर जाते हुए क्यों लगानी पड़ी है? उसका भी सेम आंसर है कि ग्रेविटी इसको ऊपर जाने से रोक रही है, क्योंकि ग्रेविटी ऐसी फोर्स है ना अर्थ के अंदर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है, किसी भी चीज को नीचे रोकती है। वो चाहती है कि जमीन की तरफ आए, चीजें जमीन पे रहें,
उससे दूर ना जाए। तो जितना हम उसे दूर लेके जाना चाहते हैं उतनी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, और क्योंकि वो दूर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा होता है, अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा होता है, तो आसान लफ्जों में और सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है किसी भी चीज को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो उस केस के अंदर जब हम बॉल के ऊपर वर्क कर रहे हैं उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी, जैसे मैंने स्प्रिंग के अंदर कहा। अब वहां पर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसका नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, उसका नाम होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, ठीक है। अब स्प्रिंग वाले केस में क्यों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नाम है? क्योंकि यहाँ पे एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट है और उसकी इलास्टिसिटी के अगेंस्ट हमने वर्क किया है। यहाँ पे कैसे इलास्टिसिटी के अगेंस्ट वर्क किया है कि जैसे सपोज मैंने आपको कहा कि हमारे पास कोई भी एक स्प्रिंग है, आप ऐसे सपोज करें कि आपने उसको एक एंड से ना फिक्स कर दिया, ठीक है, स्प्रिंग को एक एंड से फिक्स कर दिया, दीवार के अंदर लगा दिया या फिर किसी भी स्पोर्टिव चीज के साथ उसको फिक्स कर दिया, और दूसरी एंड जो है वो उसकी ओपन है, ठीक है। अब दूसरी एंड ओपन है ना, उस ओपन एंड से आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसको जोर से खींचते हैं, यानी कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसकी लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जब आप उसको खींचेंगे तो क्या होगा कि वो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब जब लेंथ इंक्रीज हो रही है इसका मतलब है कि हमने फोर्स अप्लाई की है और डिस्प्लेसमेंट आ रही है, यानी वर्क डन हो रहा है। अब ये वर्क डन किस चीज के अगेंस्ट हो रहा है? ये वर्क डन बच्चों उस इलास्टिक ऑब्जेक्ट की उस एबिलिटी के अगेंस्ट हो रहा है जो चाहती है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहे। और वो एबिलिटी कौन सी है? वो है इनर्शिया। इनर्शिया वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिटेन इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहता है हमें? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो चाहती है कि हम अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर रहें। तो स्प्रिंग के अंदर भी वो इनर्शिया वाली चीज है, जिसकी वजह से जो है स्प्रिंग ये नहीं चाहता कि उसकी जो मीन पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है जहां पर वो ऑलरेडी है, उससे वो अपनी पोजीशन चेंज करे, लेकिन हमने जबरदस्ती फोर्स अप्लाई करके उसे डिस्प्लेस करा लिया। तो यानी इस वाले केस में भी हम वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट किसके कर रहे हैं? इनर्शिया के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो इनर्शिया यहाँ पर क्या हो गया? एक ऐसी इसकी बॉडी की प्रॉपर्टी होगी जो रोक रही है हमें वर्क डन करने से। और इसी इनर्शिया को आप समझे कि ये बॉडी की इलास्टिसिटी है, ठीक है। इलास्टिसिटी लाइक के आपको एक उसके पास बॉडी के पास एक पावर है, एक इंटरनल उसके पास प्रॉपर्टी है, इंटरनल पावर है जो रोक रही है हमें वर्क करने से कि हम उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर सकें। तो अब जब हम इसके अगेंस्ट वर्क करते हैं तो ये वर्क डन भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाता है, लेकिन इसको हम नाम क्या देते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? इनर्शिया की वजह से नहीं, बल्कि क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की नाम की निस्बत से हम इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी रख देते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम रख दिया था, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की इसी तरह से और भी टाइप्स होती हैं, जैसे अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमने जिक्र कर लिया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और भी टाइप्स होती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिर्फ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड, यानी हमने जस्ट इलास्टिक ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेच्ड, यानी कि स्ट्रेच किया, खींचा है, और कंप्रेस्ड या उसको दबाया है, वर्क इज डन ऑन इट। दोनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं ना। स्ट्रेच करते हुए भी दोनों साइड से हम फोर्स अप्लाई करके उसको खींचते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाता है, तो इसकी वजह से वो भी वर्क डन है। कंप्रेशन में भी क्या है? दोनों हाथों से उसको दबाएंगे स्प्रिंग को, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो वर्क डन है। वर्क इज डन ऑन इट। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द बॉडी। यही वर्क जो है वो बॉडी के अंदर एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है, एंड दिस स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसी स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसका सब टॉपिक है 7.3.1 मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर, यानी कि मेटालिक वायर का हमने मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं कि हमने इससे पहले इलास्टिक मॉडुलस के बारे में पढ़ा था। इलास्टिक मॉडुलस हम एक कांस्टेंट रेशो को बोलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान, ठीक है। स्ट्रेस बेटा हम कहते हैं कि जो भी हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई एरिया है, तो उसके नतीजे में उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इंटरनल प्रेशर प्रोड्यूस होता है या इंटरनल प्रेशर वो बॉडी फील करती है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर ना आपको स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस बताया था, तो ये ना बड़ा बारीक सा डिफरेंस है। स्ट्रेस कहते हैं हम इंटरनल प्रेशर को, ठीक है, और प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी एक्सटर्नली जो हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उस बॉडी के पास कोई ना कोई एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर का फार्मूला भी आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रेस क्या है। अब इस प्रेशर के नतीजे में बेटा जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट जो है इसको रिस्पॉन्स करता है, वो जो रिस्पॉन्स वाली प्रॉपर्टी है ना, यानी इस प्रेशर के नतीजे में ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिस्पॉन्सिव फिनोमिना प्रोड्यूस होता है, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेस का, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं जो इंटरनल प्रेशर है,
इसके लिए पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं या आपके एग्जाम्स या टेस्ट सीरीज हो रही होती है स्कूल कॉलेजेस में, तो वो जो एक स्कूल कॉलेजेस का माहौल होता है, जब आपको पता चलता है कि अच्छा हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो वो आपके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर डाल देते हैं स्कूल वाले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप वो सारी चीजें अपने अंदर फील करते हैं, और अब बाज़ दफा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उसकी वजह से स्ट्रेस में चले जाते हैं, ऐसा होता है ना कि आपको स्ट्रेस फील होने लग जाता है, आपको इंटरनली प्रेशर फील होता है। वो जो इंटरनल प्रेशर आप फील कर रहे होते हैं बेटा, वो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। और जो बाहर से आ रहा है, जिसकी वजह से वो इंटरनल चीज प्रोड्यूस हो रही है, वो बाहर वाली जो चीज है उसको हम कहते हैं प्रेशर, ठीक है। तो हम मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर फाइंड करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई भी एक मेटल की वायर है, उसका मॉडुलस फाइंड करना है, या दूसरे लफ्जों में उसका इलास्टिक मॉडुलस फाइंड करना है, या फिर आसान और सादा लफ्जों में हमने इसके लिए स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वायर है, तो वायर के लिए जो मॉडुलस है ना, मॉडुलस की भी हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, एक था यंग्स मॉडुलस और दूसरा था बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस आपको पता है लेंथ के केस में आता है, जहां पर हमारे पास लेंथ चेंज हो रही हो वहां पे हम यंग्स मॉडुलस अप्लाई करते हैं, और जहां पर हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा हो वहां पे बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं, और जहां पे शेप चेंज हो रही हो वहां पे शेयर मॉडुलस हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब मेटेलिक वायर के अंदर उसके टॉपिक के नाम से पता चल रहा है, क्योंकि ये वायर है तो इसका ना तो खास वॉल्यूम चेंज हो सकता है, ना ही इसकी जो हमारे पास शेप है वो इतनी ज्यादा चेंज हो सकती है। लेंथ में भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हम कुछ ना कुछ इसको चेंज कर सकते हैं लेंथ को। तो इसलिए हम, क्योंकि सिर्फ इसकी लेंथ के अंदर चेंज ला सकते हैं, इसलिए हम इसका जो मॉडुलस फाइंड करेंगे वो यंग्स मॉडुलस होगा, ठीक है। यानी यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला अप्लाई करके हम इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेरिमेंट जो है इसके अंदर वो सिंपल सा है। इसमें आपने सिर्फ ये करना है कि एक मेटालिक वायर ली है हमने, ठीक है, और उसको एक एंड से फिक्स कर दिया है, दूसरी एंड से हमने उसके ऊपर एक हुक लगा दिया है। हुक क्यों लगाया है? क्योंकि हमने उसके ऊपर वेट को हैंग करना है, ठीक है। वेट लगाएंगे तभी तो उसके अंदर एक्सटेंशन आएगी ना, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज की लेंथ को चेंज करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है, और जो फोर्स है या तो वो हम अपने हाथों से लगाते हैं या फिर किसी और चीज की हेल्प से लगाते हैं। तो वायर के केस में आपको पता है मेटल की जो वायर है, अगर हम उसको दोनों हाथों से पकड़ के बहुत जोर लगा के भी खींच लें, आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा इसके अंदर लेंथ के अंदर चेंज आएगा, बहुत मिनिमम चेंज आएगा, इतना मिनिमम कि हम उसे मेजर भी नहीं कर सकते। अभी भी हम जो वेट अप्लाई कर रहे हैं उससे भी हम बहुत ज्यादा मेजर नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी आपके हैंड की जो अप्लाइड फोर्स है उससे ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमने उसके नीचे एक हुक लगा दी है ताकि उसके अंदर हम वेट्स को प्लेस कर सके। वेट किसी भी किस्म का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये करके उसके बाद हमने ये करना है कि उसके साथ एक और रेफरेंस वायर लगा देनी है। रेफरेंस वायर क्यों लगानी है बेटा? क्योंकि हम लोग ना इस चेंज इन लेंथ को, इस एक्सटेंशन को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करने जा रहे हैं वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लेंथ को बहुत प्रिसाइजली मेजर करते हैं, ठीक है। और ये क्यों यूज करते हैं हम? जहां पर हमें बहुत ही स्मॉल लेंथ भी मेजर करनी हो ना, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बहुत कम होता है, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है उन दोनों को अलग कर देंगे, ठीक है। आपको याद होगा ना कि वर्नियर कैलिपर के अंदर 2 स्केल थे, एक था मेन स्केल और एक था वर्नियर स्केल, ठीक है। फिक्स स्केल को हम मेन स्केल बोलते हैं और जो मूवेबल स्केल था उसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। तो इसका जो मूवेबल स्केल है ना, वर्नियर स्केल से वो निकाल के उन दोनों को अलग कर देना है। अब हमारे पास 2 वायर्स हैं, एक के ऊपर जहां पर जिसके ऊपर हमने हुक लगाया हुआ है और वेट वगैरह अप्लाई करना है, जिसकी लेंथ को हम मेजर करना चाह रहे हैं, उस वायर के ऊपर हम क्या करेंगे, वर्नियर स्केल को फिक्स कर देंगे। और जो दूसरी वायर है हमारी, जो रेफरेंस वायर है, उसके ऊपर हमने मेन स्केल लगा देना है, ठीक है। और ये दोनों इस तरह से लगाने हैं कि दोनों की जीरो जो है वो आपस में कोइंसाइड कर रही हो, मैच कर रही हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हमें जीरो एरर फाइंड आउट करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा ऐसा वर्नियर स्केल हो जिसकी जीरो जो है दोनों स्केल की आपस में मैच कर रही हो, ठीक है। तो अब इसको भी इस तरह से लेना है कि वो दोनों जीरो कोइंसाइड कर रही हो, और ये आपने अप्लाई कर देना है। और उससे भी पहले आपने ये करना है कि आपकी जो वायर की लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, वो आपने मेजर कर लेनी है, उसका एरिया भी मेजर कर लेना है। उसके बाद जब ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल एरिया आप मेजर कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि आहिस्ता आहिस्ता करके उसके ऊपर वेट रखना शुरू करने हैं। तो वो जो बहुत मिनिमल सी एक्सटेंशन भी आएगी ना, बहुत मिनिमल सा इंक्रीज इन लेंथ आएगा ना, वो हम वर्नियर स्केल के थ्रू मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं कि मेन स्केल जो है आपका, उसकी रीडिंग लेते हैं, जब एक्सटेंशन हो जाएगी आप हुक के ऊपर वेट रख देंगे और बहुत थोड़ा सा वायर के अंदर इंक्रीज इन लेंथ आएगा। तो आपको पता है कि वायर के ऊपर आपने जो वर्नियर स्केल अटैच किया है, पहले उसकी जीरो जो है वो मैच कर रही थी मेन स्केल की जीरो के साथ, ठीक है।
मेन स्केल कहाँ पे अटैच था, जो हमारी वायर है जिसकी लेंथ मेजर करनी है उसके साथ ही एक रेफरेंस वायर भी हमने सेम लेंथ की लगाई हुई है, सेम एरिया की लगाई हुई है, जिसके ऊपर हमने मेन स्केल को फिक्स किया हुआ है। तो अब जब जैसे जैसे आप अपनी मेजरिंग लेंथ वाली वायर के ऊपर वेट रखते जाते हैं तो क्या होगा कि थोड़ी सी एक्सटेंशन आएगी। थोड़ी सी एक्सटेंशन का मतलब है कि वर्नियर स्केल हल्का सा नीचे हो जाएगा, ठीक है। जब वो नीचे की तरफ होगा तो वो जो लाइंस आपस में कोइंसाइड कर रही थी ना, अब वो कोइंसाइड नहीं कर रही होंगी। तो अब हमने यहाँ पर फिर किस तरह से अपनी लेंथ मेजर करनी है, लेंथ इस तरह से मेजर करनी है कि आप वही जो मैं फार्मूला आपको बताने लगी थी कि मेन स्केल की रीडिंग को देखना है, उसको लिख लेना है, प्लस का आपने क्या करना है वर्नियर स्केल की रीडिंग, और वर्नियर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई कर लेना है वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट के साथ, ठीक है। यानी वर्नियर स्केल का आप लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करोगे वर्नियर स्केल के ऊपर वाली रीडिंग के साथ, दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर इसको ऐड कर देंगे आप मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो आपकी जो एक्सटेंशन हुई है लेंथ के अंदर, बहुत कम मिनिमल एक्सटेंशन हुई है, उसको आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ये एक्सपेरिमेंट ये है, ठीक है। अब जैसे हम लेंथ मेजर कर लेंगे, फिर हम यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला है हमने जो इससे पहले यंग्स मॉडुलस के अंदर पढ़ रखा है उसको अप्लाई करेंगे। उसके अंदर जस्ट हमने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है चीजों की और हमारे पास वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो अब मैंने आपको पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ से हम रीड कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सो बेसिकली एक्सपेरिमेंट का पर्पस पहले लिखा है मैंने। पर्पस क्या है, टू स्टडी हाउ मच वर्क इज डन ऑन अ वायर टू प्रोड्यूस अ स्ट्रेन एंड टू फाइंड यंग्स मॉडुलस। हम क्या स्टडी करना चाह रहे हैं कि कितना वर्क हमें करना पड़ता है उस वायर के ऊपर। वर्क का मतलब है दूसरे लफ्जों में कितने वेट रखने पड़ते हैं उस वायर के ऊपर टू प्रोड्यूस स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ करने के लिए, एंड टू फाइंड यंग्स मॉडुलस, और यंग मॉडुलस फाइंड करने के लिए, ठीक है। सेटअप क्या है हमारे पास, कौन कौन सी चीजें हैं। मेटेलिक वायर है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इज फिक्स्ड एट टॉप, जो कि हमने टॉप से फिक्स कर देनी है। एक वर्नियर स्केल है जो एक्सटेंशन मेजर कर रहा है। एक रेफरेंस वायर है जो मैंने आपको कहा है कि दूसरी वायर है जिसके ऊपर क्या हमने लगाना है, मेन स्केल को लगाना है। सो विद स्केल अवॉइड जीरो एरर, जो जीरो एरर अवॉइड करने के लिए हमने लगाया हुआ है। और अ लोड इज अटैच्ड एट द बॉटम, और लोड हमने कहाँ पे अटैच करना है, बॉटम के ऊपर जहां हमने वायर के ऊपर हुक लगाया हुआ है। प्रोसीजर क्या है, मेजर द ओरिजिनल लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले आपने उसकी वायर की ओरिजिनल लेंथ और ओरिजिनल एरिया मेजर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इंक्रीज वेट स्लोली, यानी आपने आहिस्ता आहिस्ता करके वेट रखना उसके ऊपर स्टार्ट करने हैं। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, नोट द एक्सटेंशन फ्रॉम द वर्नियर स्केल। जैसे मैंने आपको बताया जिस मेथड से मैंने आपको फिर समझाया उसी मेथड से आप उसका एक्सटेंशन को मेजर कर लोगे। और यूज द यंग्स मॉडुलस फार्मूला। अब एंड पे हम क्या करने जा रहे हैं, यंग्स मॉडुलस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेशियो होती है ना मॉडुलस की। तो स्ट्रेस जो होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। लेंथ के लिए हम जो स्ट्रेस का नाम लेते हैं वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन होता है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ जो है वो हमारे पास एल है और ओरिजिनल लेंथ इसकी जो थी वो एक्स थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया है, एल को नीचे से ऊपर ले गए हैं और ए को नीचे ले आए, ठीक है। तो यंग्स मॉडुलस यानी वाई इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए एक्स। और ये बच्चों हमारी जो है ये डायग्राम है, इसको आप देखें तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमने दो वायर्स ली हैं। सो दैट इज द वायर जिसकी लेंथ हम मेजर करना चाह रहे हैं, एक्सटेंशन और यंग्स मॉडुलस को देखना चाह रहे हैं, और दैट इज आवर रेफरेंस वायर, ठीक है। और ये यहाँ पर ये मेन स्केल लगा हुआ है, ये वर्नियर स्केल है, और ये जो है ना इसके साथ थोड़ा सा नीचे वेट अटैच किया है जस्ट इसलिए कि ये स्टेबल रहे, ठीक है। मतलब ये हिलती जुलती ना रहे, स्टेबल करने के लिए। लेकिन इस वेट का कोई ताल्लुक नहीं है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये जस्ट हमने इसको स्टेबल करने के लिए किया। लेकिन ये जो लोड है ना, ये जिसको हम वेरिएबल लोड कह रहे हैं, जिसको हम एक एक करके अप्लाई करेंगे, तो ये लोड जो है ना ये बेसिकली हमारे पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, और यही एक्सटेंशन हमने मेजर करनी है। तो ये जो है ना यहाँ तक सिंपल सा आपका एक सब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह से हम मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस ऑफ मेटालिक वायर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें एक फॉर्मूला भी मिल गया यंग्स मॉडुलस के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 7.3.2, वो है वर्क डन फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ, ठीक है। हमारे पास एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है, उसके जरिए हम वर्क डन मेजर करना चाहते हैं। तो ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब हम इसको पढ़ते हैं वर्क डन फ्रॉम कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन फ्रॉम वेरिएबल फोर्स। उसी चैप्टर के अंदर थर्ड टॉपिक था वर्क डन फ्रॉम द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहाँ पे जस्ट डिस्प्लेसमेंट की जगह एक्सटेंशन है, और एक्सटेंशन भी आपको पता है एक तरह की डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसी टॉपिक के अंदर बच्चों आपने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से वर्क डन मेजर कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज हमने सीखी थी कि जो भी हमारा ग्राफ आता है उस ग्राफ के अंडर जो एरिया होता है,
मिसाल के तौर पर अगर हमारा ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो उस स्ट्रेट लाइन के अंडर उसके नीचे जितना भी एरिया होगा, अगर हम वो एरिया कैलकुलेट कर लें तो उस एरिया की जो वैल्यू है वो वर्क डन की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, अब अगर हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, किसी और शेप का है, तो जिस भी शेप का है आप उस शेप का एरिया कैलकुलेट करते हो और आपको पता चल जाता है कि आपका वर्क डन कितना हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम वही चीजें लिखी हुई हैं कि ड्रा ग्राफ, आपने ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपको पता है ग्राफ के ऊपर एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे ग्राफ दिखा देती हूँ, ये है ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये बेटा हमारा है वाई एक्सिस जो वर्टिकल कॉलम है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है या हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसके ऊपर हमने किस चीज को लिया हुआ है, फोर्स को, और वाई एक्सिस के ऊपर किस चीज को लिया हुआ है, एक्सटेंशन को। अच्छा बेटा एक और चीज यहाँ पे आप सुन लें कि यहाँ पर फोर्स को हमने लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और एक्सटेंशन को लिया है वाई एक्सिस के ऊपर। तो ऐसा क्यों किया, ठीक है, मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है ना कि फोर्स को ही क्यों एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है और एक्सटेंशन को ही क्यों वाई के ऊपर लिया है। ये उल्टा भी तो हो सकता था, हम फोर्स को वाई एक्सिस के ऊपर और एक्सटेंशन को एक्स एक्सिस के ऊपर भी ले सकते थे। तो बेटा इसके लिए ना आप एक चीज माइंड में रखें कि किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए ना एक रूल है। ठीक है, और वो रूल ये है, चाहे आप वो ग्राफ मैथमेटिक्स के अंदर बना रहे हो, फिजिक्स के अंदर बना रहे हो, कंप्यूटर के अंदर बना रहे हो, एक चीज आपने ध्यान में रखनी होती है और वो ये होती है कि जो भी आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसको हमेशा आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं, और जो आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है या डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको आप लेते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। सो व्हाट आई मीन बाय इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे हमने फोर्स को लिया हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंट चीज को एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो दूसरे लफ्जों में यानी हमारे पास फोर्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे है कि हमारी मर्जी है ना कि हम उस मेटालिक वायर के ऊपर जितना मर्जी वेट रख दें, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, वो किसी चीज पे डिपेंड तो नहीं कर रही ना, ये तो हमारे अपनी विल के ऊपर है कि हम कितनी एक्सटेंशन देखना चाहते हैं, कितना वेट अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन उसके बरक्स ये जो एक्सटेंशन है ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस पे है, फोर्स पे। कैसे डिपेंडेंट है, जितना ज्यादा हम वेट बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होगी। तो ये डिपेंड कर रही है फोर्स के ऊपर। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा आप लोग लेंगे वाई एक्सिस के ऊपर और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा आप लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया है, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें ये जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, जीरो का मतलब है कि अभी तक हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, कोई एक्सटेंशन नहीं हुई। ठीक है, थोड़ा सा आगे आके देखें ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आपके पास ये है। अब ये क्या है कि हमने कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर दी है, मे बी इट्स 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, वट एवर यू हैव अप्लाइड। ठीक है, यहाँ तक आपने कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई की है। अब जाहिर सी बात है फोर्स अप्लाई की है तो एक्सटेंशन भी हुई है यहाँ पे। ठीक है, वो भी जितनी भी हुई होगी, जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज मेंशन नहीं है लेकिन जितनी भी हो, ठीक है, जनरल ग्राफ है ये। उसके बाद थोड़ी सी और फोर्स अप्लाई की है, फोर्स बढ़ाई है, एक्सटेंशन बढ़ गई है, फोर्स बढ़ाई है, एक्सटेंशन बढ़ गई है, फोर्स बढ़ाई है, एक्सटेंशन बढ़ गई है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ तक तो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, लेकिन जैसे इस पॉइंट से हम आगे जाते हैं ग्राफ कर्व हो रहा है। ऐसा ही है ना, हमारा ग्राफ जो है ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड कर्व हो रहा है, नीचे की तरफ मुड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इससे ये पता चल रहा है कि हम जो है फोर्स को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन एक्सटेंशन नहीं इतनी बढ़ रही, यानी हमने बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ा रही है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से देखिए नीचे आए फोर्स वाले एक्सिस के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफी सारी फोर्स बढ़ी है ना। एड मतलब अगर हम इस एक पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं 1 न्यूटन कि हमने ये 1 न्यूटन फोर्स बढ़ाई है, तो ये भी 1 न्यूटन होगा और ये भी 1, यानी अगर 2 न्यूटन की फोर्स बढ़ाई है तो एक्सटेंशन इससे इस पॉइंट तक थोड़ी सी हुई है। देखिए बच्चों ये इतनी सी हुई है, यानी पहले इधर था तो इधर चला गया, इससे ज्यादा नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक खास पॉइंट या कोई खास लिमिट है जिसके बाद हम फोर्स तो बढ़ाते हैं बट हमारी एक्सटेंशन नहीं होती। सो दैट लिमिट इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के पास और हर इलास्टिक ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, एक इलास्टिक लिमिट होती है, एक हद होती है जहां तक वो हम उसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं और वो एक्सटेंशन देता है। ठीक है, अब यहाँ तक जो हमारा ग्राफ है ना ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ तक हमारा ग्राफ लीनियर है। लीनियर का मतलब है जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं उतनी ही एक्सटेंशन हो रही है। ठीक है, इस पॉइंट के बाद ये हमारा ग्राफ लीनियर नहीं रहा, नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, नॉन लीनियर का मतलब है कि हम फोर्स तो ज्यादा लगा रहे हैं पर एक्सटेंशन उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, उतनी वैल्यू एक्सटेंशन की हमें नहीं मिल रही। तो अब यहाँ पे इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है, इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट के पास एक खास लिमिट होती है जहां तक हम फोर्स लगाते जाएं तो बढ़ती जाती है उसकी लेंथ। उसके बाद क्या होता है कि उस लिमिट को अगर हम क्रॉस कर दें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा।
जैसे अगर आप कभी आपने नोटिस किया हो कि आप रबर को हाथ में ले और खींच रहे हो, तो आप रबर को खींचते हैं वो पतली पतली होकर लंबी होने लग जाती है, ठीक है, आप खींचते रहते हैं वो लंबी होती रहती है। अब एक खास पॉइंट आएगा, आप जोर लगा के खींचेंगे और फिर वो टूट जाएगी, ठीक है। तो जब वो टूट जाती है तो इसका मतलब है कि अब हमने वो लिमिट क्रॉस कर दी है, कि आपने उसकी लिमिट को जैसे ही क्रॉस किया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हम उस लिमिट के करीब आ गए। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ, लेकिन ये जो कर्व आया है ना, ये आप यूं समझ लें कि उस लिमिट के हम बहुत करीब आ गए। इससे ज्यादा शायद हम करें तो ब्रेक डाउन हो जाए, एक्सटेंशन हो ही ना, और हमारी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। स्ट्रेट होने का मतलब है कि अब एक्सटेंशन नहीं हुई, अब टूट गई है। यहाँ तक अभी वो स्ट्रेट नहीं हुई, ये थोड़ा सा कर्व्ड है। इससे आगे जैसे ही हम थोड़ा सा फोर्स को बढ़ाएंगे तो वो हमारे पास परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हम पढ़ रहे थे कि ड्रा ग्राफ, हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है बाय टेकिंग द फोर्स और वेट ऑन एक्स एक्सिस एंड एक्सटेंशन ऑन वाई एक्सिस। इनिशियली क्या है, देयर इज नो लोड हेंस नो एक्सटेंशन। जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया था ना, ओ वाला पॉइंट, 0 पॉइंट, जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सटेंशन नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि एज वी इंक्रीज द वेट, जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं वेट को, या दूसरे लफ्जों में फोर्स को, तो एक्सटेंशन भी इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन के इक्वल है। जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा उसके अंडर जो एरिया आएगा वो हमारा वर्क डन के इक्वल होगा। जैसे अगर आप इस ग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या ग्राफ बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब ये पूरा हमारा ये ग्राफ है। अब इसके अंडर एरिया कौन सा है, ये वाला सारा एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये इसके अंडर एरिया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको वहां तक नहीं लिया, हमने जस्ट कुछ पॉइंट्स तक, पॉइंट ए तक, यानी ओ टू ए तक हमने अपने ग्राफ को कंसीडर किया है। तो अगर ओ टू ए के नीचे हम देखें तो ये हमारा एरिया आ जाता है, ये वाला, ठीक है। ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है, ये 0 ए और एफ के दरमियान ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो अब बच्चों हमने सिंपल से ये करना है कि अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लें, जो कि आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में भी उसका फार्मूला पढ़ रखा है, तो इससे सिंपली हम वर्क को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हाफ 1/2 और बेस, बेस कौन सी है, ये, और हाइट क्या है, ये है, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, 1/2 के साथ बेस को, यानी फोर्स की वैल्यू को, यहाँ तक जितनी भी आई है, 4 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, वो मल्टीप्लाई करनी है। और साथ ये जो है एक्सटेंशन जितनी भी हुई है यहाँ पॉइंट ए तक, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हुक्स लॉ रीजन, और यहाँ तक ये हुक्स लॉ रीजन है। हुक्स लॉ भी हमें यही कहता है ना, कि हुक्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है। जितनी हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतनी एक्सटेंशन ज्यादा होगी, ठीक है। और ये हुक्स लॉ ना यहाँ तक एप्लीकेबल है, जहां तक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उससे आगे हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। यानी हुक्स लॉ की लिमिटेशन है कि वो सिर्फ जहां पे इलास्टिक लिमिट या फिर जहां पर लीनियरिटी फॉलो हो रही होती है ना, जहां पर ग्राफ लीनियर होता है, वहां तक हुक्स लॉ हमारा फॉलो कर रहा होता है, एप्लीकेबल होता है। उससे आगे वो नॉन वैलिड हो जाता है। तो वही वो स्ट्रेट लाइन के बारे में कह रहा है कि जहां पे हुक्स लॉ रीजन है, वो हमारा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। और वो एरिया क्या बना रहा है, ओ ए एफ, यानी कि ट्राइंगल बन रही है ओ ए एफ की। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला आपको मैंने बता दिया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब क्या करना है, हमने जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करनी है। एरिया इज इक्वल टू 1/2, बेस पे हमें पता है फोर्स है, और हाइट पे हमारे पास क्या एक्सटेंशन है, एक्स है। तो एफ पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया, और ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अच्छा, उसके बाद हमने एवरेज फोर्स जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। वो क्यों करना है, क्योंकि हमने जो वर्क डन का वैसे ओरिजिनली फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बाय डेफिनेशन, वो हमने पढ़ा हुआ है W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप उसके साथ cos थीटा भी लगा देते होते थे, आपको याद होगा हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू FD cos थीटा, ठीक है। तो cos थीटा हम उस सूरत में लगाते हैं जब हमारे पास सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना हो, ठीक है। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है सेम डायरेक्शन में हो, तो अब क्या बनता है, एंगल उनके दरमियान 0 डिग्री, ठीक है। और cos 0 1 होता है, तो इसलिए हम cos नहीं लगाते। तो अब यहाँ पर हम जो वर्क डन ले रहे हैं उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, सेम में ही है ना। देखिए, जब आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप स्प्रिंग के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी उसी डायरेक्शन में हो रही है ना। या आपकी मेटालिक वायर है, आप नीचे की तरफ वेट को लटका रहे हैं और एक्सटेंशन भी नीचे की तरफ ही हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में हो तब हम cos थीटा साथ नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि वो जो एंगल है cos थीटा का, वो जो थीटा है आपका, वो बेसिकली एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। और जब cos 0 आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो वो आपको 1 देता है। तो यहाँ पे वो 1 है। तो आपको पता है, अंडरस्टूड सी बात है, अगर 1 आप लिखें या ना लिखें, दैट डजंट मैटर। सो W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय X। एवरेज लिए यहाँ पे, वो क्यों लिए, क्योंकि हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं रह रही, ठीक है ना। फोर्स को हम बढ़ा रहे हैं। जब फोर्स कांस्टेंट हो तब हम फोर्स F लेते हैं, लेकिन जब फोर्स बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे 0 है,
मे बी यहाँ पे 1 न्यूटन हो गया हो, यहाँ पे 2 हो, 2.4 समथिंग। जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज कैलकुलेट करने का बच्चों तरीका होता है, यहाँ पे हमने ऊपर इसीलिए पहले एवरेज कैलकुलेट किया है, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। जैसे आप मैथ्स के अंदर एवरेज कैलकुलेट करते हैं दो नंबर्स का, आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, फाइनल वैल्यू f है, डिवाइडेड बाय 2 यानी 1/2f। यही जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है उसको यहाँ जस्ट आप पुट कर दें तो वर्क डन आ जाता है 1/2fx, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब अगर आप इसे गौर से देखें इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, तो क्या ये बात साबित नहीं हो रही कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो वर्क डन के इक्वल होता है। देखिए 1/2fx इसका आंसर आया है और इक्वेशन 2 के अंदर भी 1/2fx ही आंसर आया है। यानी इसका मतलब है कि ये बात प्रूफ हो गई कि जब भी हम फोर्स एक्सटेंशन या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लेते हैं तो उसमें जो भी हमारा ग्राफ आता है उसके अंडर जो एरिया होता है, अगर हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लें, जो भी शेप बनती है उसका एरिया कैलकुलेट कर लें तो एग्जैक्टली वही वैल्यू देता है जो हमारा वर्क डन देता है हमें अपने डेफिनेशन वाले फार्मूले से। सो बाय डेफिनेशन से भी हमने करके देख लिया इक्वेशन 2 के अंदर, और बाय एरिया अंडर द ग्राफ से भी करके देख लिया, दोनों सेम रिजल्ट आ रहे हैं। सो वी कैन कंक्लूड इट एज from equation 1 and 2 it is shown that work done is equal to the area under force displacement graph। ठीक है, so I hope कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बच्चों हमारे पास है 7.3.3। तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे आपका ये ओवरऑल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है ना, ये शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यूज तीनों चीजों के सेक्शन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेरिवेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक पार्ट बन के आ जाए कि आप ड्राइव करें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो पीछे दो सब टॉपिक हमने पढ़े हैं ना, ये इसके अंदर हेल्पफुल है। उन दोनों टॉपिक के अंदर जो चीजें हमने फाइंड की है ना, यहाँ पर वो यूटिलाइज होगी है। ठीक है, सो डेरिवेशन सिंपल सी है। सबसे पहले हमने दोबारा से अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर दिया है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल। ठीक है, एनर्जी जो किसी भी मटेरियल के अंदर स्टोर होती है ड्यू टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट, जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रेन की वजह से, इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी ठीक है। अगर आपको वो याद हो गया तो आप यहाँ पर भी वही वाली डेफिनेशन दोबारा लिख सकते हैं। अगर आपको ये आसान लग रही है तो ये भी सेम वही चीज है। यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि स्टोर्ड एनर्जी है किसी भी मटेरियल के अंदर, और क्यों स्टोर हो रही है, स्ट्रेन की वजह से। और स्ट्रेन कैसे प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, डिस्प्लेसमेंट आए, यानी वही सेम चीज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी डेरिवेशन जो है वो हमने स्टार्ट करनी है हुक्स लॉ से, क्योंकि हमारा जो अभी हमने मेटालिक वायर और इसके अंदर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंदर देखा कि हमारा हुक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है यहाँ पे। सो हमने स्टार्ट करना है बाय यूजिंग हुक्स लॉ, जिसकी जो हमारे पास जनरल मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो है F इज इक्वल टू KX। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाना है, और उसके बाद हमने लिखना है कि वर्क डन विद इन द इलास्टिक लिमिट, वो जो है वो स्टोर्ड एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि दूसरे लफ्जों में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल होती है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का हमने यहाँ पे फार्मूला पुट कर दिया, लिखने के बजाय डायरेक्ट अभी जो हमने ये फार्मूला निकाला था वर्क डन का 1/2fx, इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर A बन गई। अब वो कह रहा है कि फ्रॉम 1 यानी ये वाली इक्वेशन से हम फोर्स की वैल्यू जो है वो लेकर अगर A के अंदर पुट कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2f की जगह आपने क्या किया, KX को पुट किया जो हुक्स लॉ से आया है, और ये वाला x ऐसे एज इट इज। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2kx², और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब अगर हम इसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को जो कि हमने हुक्स लॉ की फॉर्म में लिखा है, अगर यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर क्या करेंगे, फिर हम यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, जो मेटालिक वायर में हमने निकाला था ये वाला फार्मूला, ये जो हम निकाल के आए ये वाला फार्मूला लिखेंगे, और उसके बाद इसी फार्मूले से हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे फार्मूले के अंदर। फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके अगर हम इक्वेशन A के अंदर ये वाली फोर्स की वैल्यू प्लग इन करें तो फिर हमारे पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ यंग्स मॉडुलस भी आ सकती है। जैसे हमने ये हुक्स लॉ वाली पुट की थी ना, अब हम ये वाली पुट करने जा रहे हैं। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज आ जाएगा। F की जगह क्या कर देंगे, YAX/L, और ये जो बाहर वाला x है वो भी एज इट इज आ जाएगा। अब इनको जैसे आप मल्टीप्लाई करें या थोड़ा सा रीअरेंज करें, 1/2 YA डिवाइडेड बाय L, और ये दोनों x जो है ये x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है इसी को हम एक और नाम भी बुलाते हैं इसका, वो है स्ट्रेन एनर्जी।
तो मे बी आपके पेपर में ये ना आए कि डेरिवेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करें, बल्कि ये आ जाए कि ड्राइव करें आप स्ट्रेन एनर्जी फार्मूला, ये स्ट्रेन एनर्जी की डेरिवेशन करें। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक ही चीज के नाम है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।